हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, उसी में हमारी जो सेकंड बुक है जिसमें हम इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है अपवाह तंत्र, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूज़र नेम को टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने PDF नोट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो सारी की सारी फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, सिलेबस आपका पता है, जो टर्म 1 है उसके अंदर आपके टोटल 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें से 7 चैप्टर्स हैं वो बुक 1 से हैं, और जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपके बुक 2 से हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि टर्म 1 का आपका जो सिलेबस है बुक 2 का वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ में। बुक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आने वाले टाइम पर हमारे जो 5 चैप्टर बच रहे हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस की बात होगी। अगर हम बात करते हैं टॉपिक्स, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जिसको हमें इस विषय के इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवाह के बारे में, कि ड्रेनेज क्या होता है, कि जब जल जो होता है एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, एक निश्चित दिशा में फ्लो करता है, उसको अपवाह कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। इसी के साथ हम जानेंगे कि जो अपवाह द्रोणी होती है वो क्या होती है, जल ग्रहण क्या होता है, जो जल विभाजक होता है जो दो अपवाह द्रोणियों को विभाजित करने का काम करता है वो क्या होता है। इसी के साथ में हम जानेंगे कि जो अपवाह तंत्र है भारत में, उसके विभाजन के क्या क्या आधार होते हैं, यानी कि कौन से बेसिस पर हम जो अपवाह तंत्र होता है भारत को उसमें विभाजित करते हैं, जिसमें 3 आधार हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्र में जो जल विसर्जित होता है उसके आधार पर जो नदियां होती हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आपको पता है, जब हम भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बारे में सुना था। तो ये जो नदियाँ होती हैं, कुछ जो नदियाँ होती हैं अरब सागर में मिल जाती हैं, और जो कुछ नदियाँ होती हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो इनके आधार पर भी इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली कौन सी है, पहली होगी जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, और जो दूसरी नदियाँ होती हैं वो होती हैं बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियाँ। फिर अगर हम दूसरे आधार की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम उनका जो क्षेत्र होता है उसके आधार पर बात करें, कौन कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले जो प्रमुख नदी द्रोणियाँ आती हैं वो शामिल होती हैं, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा का होता है। इसके बाद में मध्यम द्रोणियाँ आती हैं, ठीक है, मध्यम आकार वाली द्रोणियाँ आती हैं, इसमें 20,000 से लेकर 2,000 के बीच में, 2,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में इनका जिनका जो क्षेत्र होता है वो इसमें शामिल होती हैं। और लघु वाली में लघु द्रोणियाँ वो होती हैं जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 किलोमीटर से कम होता है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, जो प्रकार है वो है कि जो उद्गम होता है नदियों का उनके आधार पर। तो उद्गम के प्रकार के आधार पर जो अपवाह तंत्र होता है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में वो सारी नदियाँ आती हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उससे निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में वो सारी नदियाँ आती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, उनके जो पर्वतमालाएं होती हैं वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे, उनके विभाजन का क्या आधार होता है, उनमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती हैं, किस जगह से प्रवाहित होती हैं, उन नदियों की सहायक नदियाँ क्या होती हैं, इनको सब समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि जो नदी का जल होता है उसको उपयोग करने की इतनी सीमाएँ क्यों होती हैं, ठीक है, क्यों लिमिटेड होता है जो नदी का जल होता है हम उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी जो स्क्रीन है उसकी तरफ। मेन जो टॉपिक है, मेन जो पॉइंट्स हैं, उनको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आगे जो भी हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, मेन जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उन सभी में उन टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा। ठीक है, तो वो जब हमें पता होंगी तब हमें आगे अच्छे से समझ आएगा। तो इसी में जो सबसे पहला टर्म है वो है अपवाह। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, अपवाह तंत्र। तो अपवाह क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में जल का जो प्रवाह होता है उसी को अपवाह कहते हैं। यानी कि एक जल होता है, जल को अगर आप सीधे छोड़ते हो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो अपवाह कहलाता है। ठीक है, तो ये बात सिंपल है, अपवाह समझ आ गया। उसके बाद में आता है अपवाह तंत्र। कि अपवाह तंत्र क्या होता है, कि देखो एक निश्चित दिशा में जल जो होता है वो प्रवाहित होता है, उसको तो अपवाह बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, नदियों का एक जाल आ जाता है। ठीक है, नदियों के एक जाल को जो एक निश्चित दिशा में अपने जल को प्रवाहित करता है उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। कि एक जो
अपवाह आपको पता है क्या है, एक निश्चित दिशा में जल का प्रवाह। ठीक है, तो यहाँ पे आकर ये नदी मिलेगी, ये वाली नदी इसमें मिलेगी, ये नदी मिलेगी, तो ये क्या कहलाता है, ये अपवाह तंत्र कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो ये एरिया कहलाता है वो अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसी को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारी है अपवाह द्रोणी या फिर नदी द्रोणी। तो जो नदियां जो या फिर जो पूरा का पूरा जो जाल होता है, अपवाह तंत्र होता है, जिस जिस क्षेत्र को वो प्रभावित करती हैं, ठीक है, तो उनको अपवाह द्रोणी कहते हैं। जो प्रभावित क्षेत्र होता है उसको अपवाह द्रोणी कहा जाता है। जैसे कि एक ये मेन नदी होगी, यहाँ से आकर ये नदी मिली, यहाँ पे ये मिली, तो जिस जिस क्षेत्र से ये आकर बहती हैं उसी को अपवाह द्रोणी या फिर नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है, रिवर बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। देखो, कोई भी जो नदी होती है, जहां जहां से वो अपना जल प्राप्त करती है, जहां से अपना जो जल प्राप्त करती है उसी को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अपवाह द्रोणी अलग क्षेत्र होता है, अलग मतलब कि जहां जहां से वो नदी बह रही है, ठीक है, नदी अपना जल प्रवाहित कर रही है जिस जिस क्षेत्र से, वो अपवाह द्रोणी कहलाता है। और जिस जिस स्थान से, जिस विशिष्ट क्षेत्र से वो अपना जल बहाकर लेकर आती है, ठीक है, अपना जल प्राप्त करती है, उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अब जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि इसके दो टाइप होते हैं। अगर बड़ी नदी है उसका जो जलग्रहण क्षेत्र होगा अलग होगा, छोटी नदियां हैं उनका जो जलग्रहण क्षेत्र होगा उसका अलग नाम होगा। तो जो बड़ी नदियां होती है उनके जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, रिवर बेसिन कहा जाता है, और जो छोटी नदियां होती है उनके जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। जैसे गंगा नदी द्रोणी, तो ये काफी बड़ी नदी है, ठीक है, तो इनका जो जलग्रहण क्षेत्र होता है इसको नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है। जो छोटी नदियां होती है उनका जो जलग्रहण क्षेत्र होता है, जहां से वो अपना जल प्राप्त करती हैं, वो छोटा सा होता है, तो इसलिए उसको जल संभर के नाम से जाना जाता है। जैसे पेरियार जल संभर, तो ये एक टाइप होता है, एक उदाहरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जल विभाजक की। जल विभाजक क्या होता है, तो दो नदी द्रोणियों को पृथक करने वाली एक जो उच्च भूमि होती है उसको जल विभाजक कहते हैं। यानी कि जो नदी द्रोणियां जाती हैं, ठीक है, तो उनको विभाजित करने वाली एक जो लाइन होती है, ऐसी हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, उच्च भूमि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जल विभाजक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रभाव प्रतिरूप। ये वैसे आपके टॉपिक में नहीं है, बस हमें समझना चाहिए। प्रवाह प्रतिरूप का क्या मतलब होता है कि नदियों की आकृति तथा अवस्था को प्रवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यानी कि जो अपवाह है उसका पैटर्न किस तरीके का है, कि ये इस तरीके का भी पैटर्न होता है, इसमें ये जो पैटर्न होता है वो भी हमें देखने को मिलता है, कई बार इस तरीके से भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पैटर्न बनता है इसी को अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो होगी। अब हम बात करते हैं इसके विभाजन के आधार। तो इसमें बेसिकली तीन आधार होते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारा जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो आधार है, सबसे पहले हम दो जो आधार है उनके बारे में बात करेंगे, वो छोटे छोटे से हैं इस वजह से, और आगे जो आने वाले हैं जो थर्ड बेस बनेगा हमारे विभाजन का, वो हम आगे बात करेंगे। जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन जो चैप्टर की समरी है वो आपको वहां से प्राप्त होगी। तो जो पहला विभाजन का आधार है वो है समुद्र में जल विसर्जन करने के आधार पर। यानी कि जो नदियां होती है समुद्र में, कौन से समुद्र में जाकर अपना जल विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में करती है, अरब सागर में करती है, ठीक है, तो पहला तो आधार ही हो गया। दूसरा जो है वो है जल संभर के आधार पर, यानी कि उनका जो जल क्षेत्र है वो कैसा है। तो जो समुद्र में जो जल विसर्जन करने के आधार पर है उसमें दो तरीके की नदियां शामिल होती हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल विसर्जित करती हैं वे सारी की सारी आ जाती हैं, और दूसरी है अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली जो नदियां होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। फिर जल संभर के आधार पर, यानी कि उनका जो क्षेत्र है वो कितना है, तो उसके आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। यानी कि छोटी छोटी जो नदियां होती हैं वो लघु नदी द्रोणी में शामिल होती हैं। अगर हम जल विसर्जन के आधार पर बात करते हैं तो इसमें मैंने बात बताया था कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियां होती हैं, और अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली जो नदियां होती हैं वो शामिल होती हैं इन आधार पर। तो इसमें जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली जो नदियां होती हैं, इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ठीक है, इस तरीके की जो नदियां हैं वो शामिल हो जाती हैं। और ये पूरा का पूरा जो जल होता है, ठीक है, पूरा जो अपवाह तंत्र होता है उसका 77% जो जल होता है वो बंगाल की खाड़ी में अप विसर्जित कर देती है जाके। वहीं पर अगर अरब सागर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंधु नदी, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, ये सारी की सारी नदियां आ जाती हैं। और ये जो बचा हुआ जल होता है अपवाह तंत्र का, जो 23% होता है वो अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। ठीक है, तो ये समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर विभाजन हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो जल संभर आता है
उसके आधार पर। तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप होते हैं, प्रमुख नदी द्रोणी, इसमें जो मेन बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो शामिल हो जाती हैं, मध्यम नदी द्रोणी, ठीक है, जो ना ज़्यादा छोटी होती है ना ही ज़्यादा बड़ी होती है, वो शामिल हो जाती है, और जो सबसे लास्ट टाइप होता है लघु नदी द्रोणी, तो इसमें भी सारी नदियाँ आ जाती हैं, जिनका जो जल संभर क्षेत्र होता है या फिर जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत छोटी नदियाँ होती हैं ये। सबसे पहले प्रमुख नदी द्रोणी की बात करते हैं, तो इनका जो अपवाह क्षेत्र होता है, यानी कि जिस जिस जगह से ये प्रवाहित होती हैं, वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होता है। इसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये सारी सारी नदियाँ इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वही इसी में शामिल रहती हैं। फिर हम बात करते हैं मध्यम नदी द्रोणी की, तो इनका जो अपवाह क्षेत्र होता है, यानी कि जिस जिस क्षेत्र से ये प्रभावित होती हैं, तो वो 2000 से 20,000 किलोमीटर के बीच में रहता है, जिसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये सारी सारी नदियां आ जाती हैं। फिर लघु नदी द्रोणी में वे सारी नदियां आती हैं जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम रहता है। तो इसमें न्यून न्यून जो वर्षा के क्षेत्र होते हैं उनमें जो नदियां प्रवाहित होती हैं वे सारी सारी नदियां इसमें शामिल होती हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्रमुख नदी द्रोणी वे सारी नदियां जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होता है, मध्यम नदी द्रोणी जिनका 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहता है, और लघु नदी द्रोणी वे सारी सारी नदियां होती है जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में, और ये जो विभाजन है ये किसके आधार पर किया जाता है, उद्गम के प्रकार के स्थान आधार पर, इनकी किस किस जगह से उसका उद्गम होता है, किस किस जगह से वो जो नदियां हैं अपवाह तंत्र है उसका विकास होता है। तो इसमें जो सबसे पहला विभाजन है वो है हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी कि हिमालय से जो नदियां उत्पन्न होती हैं वो नदियां मिलकर एक जाल बनाती हैं, एक अपवाह तंत्र बनाती हैं, उसको हिमालयी अपवाह तंत्र कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसके उसमें जो पर्वतमालाएं हैं, जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, उनसे जो नदियां निकलती हैं उनका उद्गम स्थान वो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां होती हैं, तो वहां से जो नदियां निकल कर आती हैं उनको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते हैं, क्योंकि वो एक नदियों का जाल, एक अपवाह तंत्र विकसित कर लेती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन 2 टाइप है, हम इन्हीं के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। बेसिक जो है इनका विकास किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इसका जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये जो नदियां हैं वो बारहमासी हैं। बारहमासी यानी कि जो पूरे वर्ष भर बहती रहती है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर होती है। आपको पता है जो हिमालय होता है यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, तो वो जब पिघलते रहते हैं तो वहां से जो नदियां होती हैं उनको अपना जल प्राप्त होता रहता है, और इस क्षेत्र में जो बारिश होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। चाहे हम हिमवर्षा की बात करें, स्नोफॉल की बात करें, तो इस तरीके से जो वर्षण होता है उस पर ये निर्भर रहती है। तो यहाँ पर जो वर्षण होता है वो लगातार चलता रहता है, तो ये जो नदियां हैं इसीलिए बारहमासी हो जाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो कुछ जो स्थलाकृतियां होती हैं, यानी कि स्थल पर कुछ आकृतियां होती हैं उनको बनाती हैं, कुछ स्वरूप होते हैं उनको बनाती हैं, जिसमें समतल घाटी, झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, डेल्टा, ये सारी की सारी जो आकृतियां होती हैं ये सारी की सारी नदियां बनाती हैं। फिर हम बात करते हैं इनका जो रास्ता होता है काफी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब ये हिमालय से निकलती हैं तो इनका जो रास्ता होता है काफी टेढ़ा मेढ़ा पाया जाता है, ठीक है। कहीं पर ज्यादा अंदर चली जाएंगी, कहीं पर ऊपर ऊपर आ जाएंगी, लेकिन जैसे ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं तो इस तरीके की जो आकृति होती है सर्पाकार, इस तरीके से ये बनाती हैं, ठीक है, प्रवृत्ति पाई जाती है, और अपना जो रास्ता होता है वो बदलती रहती है। तो रास्ता बदलने से क्या होता है, बाढ़ आती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी, और जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये अपना जो मार्ग होता है, अपना रास्ता होता है, उसको बदलने के लिए कुख्यात रही है, इसीलिए इसको जाना जाता है, और इसकी वजह से बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके विकास की बात करते हैं कि इसका विकास जो है किस तरीके से हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं, बहुत टाइम पहले प्राचीन समय में एक नदी थी जिस जहां पर हमें आज के टाइम पे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियां मेन देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहले इन तीनों नदियों को मिलाकर एक नदी बनती थी जिसको इंडो ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो पहले ये एक बड़ी नदी हुआ करती थी, जिसमें आज के टाइम पे जो तीनों बड़ी नदियां हैं उत्तर भारत में जो हमें देखने को मिलती हैं वो सारी सारी नदियां एक थी, और इसको इंडो ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ जो अंतर्जात बल होते हैं, बहिर्जात बल होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो धरातल होता है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में जो जल विभाजक होता है वो उत्पन्न हो जाता है, और वहां से जो नदियां होती हैं उनका विभाजन हो जाता है, और जो नदियां होती हैं वो मुख्य 3 जो अपवाह तंत्र होते हैं उसमें बट जाती हैं, जिसमें सबसे पहले पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां शामिल होती हैं, वो बट जाती हैं। आगे हम बात करेंगे कौन सी 5 सहायक नदियां होती हैं और सिंध में किस तरीके से उनका
मतलब हम कह सकते हैं मिलती हैं वो जाके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मध्य में जो गंगा और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं, और तीसरे में ब्रह्मपुत्र और जो हिमालय से निकलने वाली जो पूरब में नदियां होती हैं वो शामिल इसमें होती है, ठीक है। तो ये तीन विभाजन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इंडो ब्रह्म एक नदी होती है, जिसमें आज के टाइम की जो सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो तीनों एक नदी हुआ करती थी, बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, बहुत विशाल नदी हुआ करती थी। फिर कुछ पृथ्वी में आंतरिक और जो बाह्य बल होते हैं उन्होंने काम किया और पृथ्वी पर जल विभाजक को उत्पन्न किया, और जल विभाजक के रूप में सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र थी, उनका विभाजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका विकास हुआ है। अब विभाजन जो है प्लिस्टोसिन युग में हुआ है, उसके काल में हुआ है, जिसमें हिमालय के पश्चिम भाग में हुआ है। पोटावर पठार जो जिसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है उसकी वजह से हुआ है, उसके उत्थान के कारण हिमालय में ये विभाजन हुआ है, ठीक है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली के आसपास जो पठार हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से गंगा और जो सिंधु अपवाह तंत्र है उसके बीच में जल विभाजक के रूप में ये जो दिल्ली रिज है वो काम करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ही विभाजन है वो हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां। तो इसमें जो नदियां हैं काफी विशाल नदियां और इनकी भी सहायक नदियां होती हैं, तो इनके लिए इसके लिए इनको तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो इसमें शामिल होती हैं। फिर हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र, यानी कि मुख्य नदी है वो गंगा है और इनकी जो सहायक नदियां होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं इस तंत्र के अंदर। और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और इनकी जो सहायक नदियां होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी है वो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख इसमें ये प्रवाहित होती है। इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि प्रवाहित प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। और भारत में अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3,21,279 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र जो प्रवाह क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है भारत के अंदर। अगर इसकी हम लंबाई के बारे में बात करते हैं 2,880 किलोमीटर है, और भारत में जो इसकी लंबाई है 1,114 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है भारत के अंदर। इसका जो उद्गम स्थान है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद है, बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है, और लद्दाख और जो जास्कर श्रेणियां हैं उनके बीच से गुजरती है। मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय होता है उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है। इसके अंदर 3 हमें पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये इधर कैलाश पर्वत, ठीक है। तो यहाँ से ये कैलाश पर्वत से निकलती है और जो लद्दाख और जो जास्कर श्रेणियां होती हैं उनके बीच से होकर ये गुजरती है, ठीक है। सिंधु नदी है उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जिसमें श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुजा, नुब्रा, शिगार, गॉस्टिंग और द्रास, ये सारी की सारी जो है मुख्य सहायक नदियां हैं इनकी। अगर हम मैप को देख के बात करते हैं तो ये जो है ये है बोखरचू हिमनद। तो बोखरचू हिमनद से ये निकलती है और भारत में एक जगह पड़ती है यहाँ पर जिसको बोलते हैं दम चौक, ठीक है। तो दम चौक से ये भारत में प्रवेश करती है लद्दाख के अंदर, और ये यहाँ से प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती हुई थी ये अब इसका अपवाह क्षेत्र है भारत में, और यहाँ से जो पाकिस्तान है उसमें प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है 2 देशों में हमें देखने को मिलता है, भारत में और पाकिस्तान के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये जो नदी है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। तो मिठानकोट में जाकर ये जो नदी है पंचनद है उसका जल प्राप्त करती है, यानी कि जो पंचनद है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं जो पंचनद है वो कौन सी नदी है। तो जो पंचनद है वो 5 नदियों के मिलने से बनती है, जिसमें सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये जो 5 नदियां हैं इनके आपस में जब ये मिलती हैं तो पंचनद का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम की। तो जो झेलम का उद्गम स्थल है वो है पीर पंजाल गिरिपाद, यानी कि पीर पंजाल जो पर्वत है उसमें एक बैरनाग झरना है, बैरनाग एक झील है, तो वहां से ये निकलती है। तो ये श्रीनगर और बूरल झील से बहते हुए तंग व गहरे महागड्ढे से गुजरती है, यानी कि श्रीनगर में जो बुलर झील है, ठीक है, तो एक मतलब ये झील के रूप में प्रवाहित होती है, कहने का मतलब ये है। तो वहां से गुजरती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में एक जगह है झंग, तो उसके आसपास ये चेनाब नदी से मिल जाती है जाकर, ठीक है। तो ये झेलम की बात होगी। अब हम बात करते हैं चेनाब के बारे में। तो जो चेनाब नदी है वो चंद्र और भागा, दो जो नदियां होती हैं उनके मिलने से बनती है। तो जो चंद्र और भागा जो नदियां हैं उनके मिलने से चेनाब नदी बनती है, इसी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सरिताएं होती हैं, यानी कि नदियां हिमाचल प्रदेश में केलांग के समीप तांडी के आसपास में एक दूसरे से मिल जाती है, यानी कि जो चंद्र और भागा जो नदियां हैं वो
तांडी में आपस में मिल जाती हैं, जो हिमाचल प्रदेश में जगह पड़ती है। तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि सिंधु की जो सबसे बड़ी नदी है जो उसमें आकर मिलती है वो है चिनाब नदी। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी जो है भारत में 1180 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है, अपना जल प्रवाहित करती है। फिर हम बात करते हैं रावी नदी की। तो ये हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू पहाड़ियां हैं उसमें रोहतांग दर्रे से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये सराय सिंधु के समीप चेनाब नदी में भारत में मिल जाती है। फिर ब्यास नदी की अगर हम बात करते हैं तो रोहतांग दर्रे के समीप जो ब्यास कुंड है, ब्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ब्यास कुंड। तो ये वहां से निकलती है और कुल्लू घाटी से गुजरती है, पंजाब के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां हरिकी के निकट सतलुज नदी में ये मिल जाती है, यानी कि सतलुज की सहायक नदी है ब्यास नदी। फिर हम सतलुज की बात करते हैं तो मानसरोवर के निकट जो राक्षसताल झील है, जिसको राक्षसताल झील भी कहते हैं, तो वहां से ये निकलती है और ये हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला दर्रा है, वहां से बहती हुई पंजाब का जो मैदान है उसमें प्रवेश करती है। और इसी नदी पर जो भाखड़ा नांगल परियोजना है तो वो इसी नदी पर स्थित है। फिर हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट अपवाह तंत्र है जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र, उसके बारे में। गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा की अगर हम बात करते हैं वो धार्मिक दृष्टि से भी भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं द्रोणी की दृष्टि से यानी कि उसके अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और गंगा नदी का जो ज्यादा से ज्यादा जो जल प्रवाहित होता है वो भारत के अंदर होता है, फिर ये जाकर बांग्लादेश में गिर जाती है, अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, तो दोनों का जो महत्व होता है वो हमें दोनों दृष्टिकोण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिर हम बात करते हैं ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक गौमुख के समीप गंगोत्री हिमनद है, वहां से इसका उद्गम स्थान है, वहां से ये नदी निकलती है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, जितने भी प्रयाग हैं कहाँ से ये निकलती है। तो जो गंगा नदी है वो कोई एक स्पेशल एक नदी नहीं है, वो कई सारी जो धाराएं होती हैं उनसे मिलकर बनती है। तो इसमें सबसे पहले जो धारा आती है वो भागीरथी है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक मंदाकिनी नदी है, ठीक है, एक अलकनंदा नदी है जो संतोपद ग्लेशियर से निकलती है। तो अगर हम बात करते हैं संतोपद ग्लेशियर से एक नदी निकलती है अलकनंदा और एक नदी है धौली गंगा। तो ये जो नदियां हैं दोनों आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से। विष्णु प्रयाग से जो धौली गंगा और अलकनंदा जब ये आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर इसका जो नाम होता है वो अलकनंदा ही रहता है। ठीक है, फिर ये अलकनंदा नदी आकर आगे नंद प्रयाग में नंदाग्नि नदी इसमें मिल जाती है। तो ठीक है, फिर आगे जाकर अभी भी ये अलकनंदा ही रहती है। अलकनंदा और जो पिंडर नदी है वो कर्ण प्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं। और यहाँ पर आगे आते 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 अलकनंदा जो है वो मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग के अंदर, और जो अलकनंदा नदी है भागीरथी से देवप्रयाग के अंदर मिलती है। और जो भागीरथी नदी है अब यहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है और हरिद्वार में प्रवेश करती है और आगे जाकर अपना जल जो प्रवाहित करने का काम करती है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या बात करनी है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा है वो बनती है और यहीं से जो गंगा है उसका नाम, इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। फिर हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग की। तो यहाँ पर जो धौली गंगा है और अलकनंदा है वो आपस में मिलती हैं और यहाँ पर इसका जो नाम है वो अलकनंदा ही रहता है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं, यहाँ पर भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। कर्ण प्रयाग में जो पिंडर नदी है और जो अलकनंदा नदी है वो आपस में आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर भी अलकनंदा ही नाम रहता है। फिर रुद्रप्रयाग के अंदर मंदाकिनी और अलकनंदा आकर मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसका जो नाम है अलकनंदा ही रहता है। फिर आगे जाकर जो देवप्रयाग पड़ता है वहां पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती है और यहाँ से जो नाम होता है दोनों नदियों का परिवर्तित हो जाता है और गंगा नदी के रूप में ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये इसके जितने भी प्रयाग होते हैं वो होते हैं। फिर अगर हम इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 25-25 यानी कि 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इस इतने क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसका कुल प्रवाह क्षेत्र है 2525 किलोमीटर। अगर हम इसकी उत्तराखंड में इसकी बात करते हैं तो 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में 1550 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश यानी कि अपना यूपी। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वो है 445 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में ये जो नदी है वो 520 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये जो नदी है गंगा नदी तंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी कि भारत में जो सबसे बड़ा बड़ा अपवाह तंत्र है वो गंगा नदी का है। सोन नदी इसके दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली जो अन्य नदी है जिसमें रामगंगा, गंडक, घाघरा, महानंदा, कोसी, तो ये मुख्य नदियां हैं जो बाएं तट से आकर मिलती हैं, और दाहिने तट से जो सोन नदी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम इसकी जो सहायक नदियां उनके वो देख सकते हैं। तो जो यमुना नदी है वो
उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है प्रयागराज, इलाहाबाद, तो वहां पर यमुना नदी गंगा से मिलती है। और ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, तो ये सारी की सारी हैं। ये और यहाँ से आपको जगह दिख रही है, यहाँ से जो गंगा नदी है वो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उसमें टूट जाती है, उसमें विसर्जित हो जाती है। तो जो हुगली नदी है वो किसका एक रूप है, वो किसकी वितरिका है, वो है गंगा नदी की। तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिखती हैं, एक है सहायक नदी और दूसरी है वितरिका। ठीक है, सहायक नदी क्या होती है कि एक नदी जो मुख्य नदी में आकर अपना जो जल होता है वो विसर्जित कर देती है। जैसे यहाँ से जो रामगंगा है वो ऊपर से आती हुई है और यहाँ पर कानपुर के समीप अपना जो जल है वो विसर्जित कर देती है। ऐसी इस तरह से जो गोमती है वो भी आकर अपना जल विसर्जित कर देती है। तो ये सहायक नदियां होती हैं। दूसरी जो होती हैं वो है होती है वितरिका। ठीक है, तो वितरिका का क्या मतलब होता है कि जो मुख्य नदी होती है उससे एक जो नदी होती है वो अलग हो जाती है, तो वो वितरिका कहलाती है। तो जो हुगली नदी है वो गंगा नदी की वितरिका है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी है, इसकी लंबाई लंबाई के बारे में बात हो गई है। फिर हम इसके सहायक मुख्य जो सहायक नदियां उनके बारे में बात करते हैं, तो इसमें यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा, दामोदर, शारदा तथा सरयू नदी, महानंदा और सोन नदी, तो ये मुख्य नदियां अभी हमें इनके बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले हम अगर यमुना के बारे में बात करते हैं, तो यमुना नदी है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अभी मैंने आपको बताया था ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है गंगा की वो यमुना नदी है। और इसका जो संगम होता है गंगा से वो प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद के अंदर हमें देखने को मिलता है। दाहिने तट से चंबल, सिंध, केन, बेतवा इससे मिलती है, यानी कि जो गंगा नदी है उसके नीचे से जो नदियां होती हैं, यमुना नदी है उसके नीचे से जो नदियां मिलती हैं उसमें चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये सारी की सारी नदियां शामिल होती हैं। बाएं तट से इसमें हिंदन, रिंद, वरुणा, सेंगर ये सारी की सारी नदियां आकर इसमें मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। तो जो गंडक नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट है, उसके बीच से ये गंडक नदी निकलती है। और ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से ये बनती है। बिहार के चंपारण में गंगा के मैदान में ये प्रवेश करती है और सोनपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये गंडक नदी के बारे में बात होगी है। फिर हम बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो इसका जो स्रोत है वो है माप चुंगचुंगो हिमनद। ठीक है, तो ये नाम थोड़े से अजीब से हैं क्योंकि इनका जो उद्गम स्थान है वो कहीं ना कहीं हमें तिब्बत और चाइना के क्षेत्र में मानसरोवर के क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इस वजह से। तो ये शारदा नदी इससे मैदान में मिलती है, छपरा में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में ये निकलती है। इसकी जो मुख्य धारा है उसका नाम है अरुण। तो अरुण से ये नदी मिलकर ये सप्तकोसी का नाम ले लेती है, सप्तकोसी के रूप में ये प्रवाहित होती है। फिर हम बात करते हैं रामगंगा के बारे में। जो रामगंगा नदी है उसके बारे में, तो उसका जो स्रोत है वो जो गढ़वाल की पहाड़ियां हैं गैरसैंण के निकट, उससे ये निकलती है और कन्नौज के पास ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हुगली नदी में ये गिरती है और ये गंगा की एक सहायक ही नदी होती है क्योंकि ये हुगली नदी में जाती है और हुगली नदी है वो है गंगा की एक वितरिका होती है। इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। और जो दामोदर घाटी परियोजना है, कॉरपोरेशन बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो इसी नदी पर अवस्थित है और इसी की वजह से इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल में करने का काम किया जाता है इस परियोजना के तहत। फिर हम बात करते हैं महानंदा नदी के बारे में। तो जो महानंदा नदी है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है उसके बाएं तट पर मिलने वाली जो आखिरी नदी है वो है महानंदा नदी। तो ये बाएं तट पर मिलने वाली आखिरी नदी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो जो सोन नदी है वो दाहिने तट से मिलती है नदी आकर गंगा में। ठीक है, तो ये अमरकंटक पठार से निकलती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसका उद्गम जो स्थान है वो है प्रायद्वीप भारत। तो ये प्रायद्वीप अपवाह तंत्र की एक नदी मानी जा सकती है। प्रायद्वीप भारत से इसका उद्गम होता है और ये आकर जो हिमालय अपवाह तंत्र है उसमें मिल जाती है। तो ये पठार के उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है और ये पटना के पास एक जगह पड़ती है आरा, तो उसके पास गंगा नदी में मिल जाती है, उसमें अपना जल विसर्जित कर देती है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एक और महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है भारत का। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है। तो इसका भी नाम थोड़ा सा अजीब है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास ये मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि किस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है या फिर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सांगपो है, इसका मतलब क्या होता है, शोधक। ठीक है, तो शोधक का क्या मतलब होता है, सांगपो। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात होगी है। अब हम बात करते हैं ये नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में ये प्रवेश करते हैं, यानी कि
अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है सदिया, तो वहां से ये भारत में प्रवेश करती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, इसमें दिबांग, लोहित नदी इसमें आकर मिलती है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ये जो सहायक नदियां हैं, ये दिबांग तथा लोहित, ये कहाँ आकर मिलती है? असम में। ठीक है, तो यहीं से फिर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में अपने 750 किलोमीटर के सफर में ब्रह्मपुत्र में अनेक जो सहायक नदियां हैं वो इसमें आकर मिलती हैं। और जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। लंबाई में अगर हम देखते हैं तो वो है गंगा नदी, लेकिन अगर हम बड़ी में यानी कि उसके जल के बारे में बात करते हैं तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण में बहती है। वहां पर इसको जमुना कहा जाता है। और यहाँ पर आके तिस्ता जो नदी है वो बांग्लादेश में इससे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के पास। ये नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अब हम बात करते हैं मानचित्र के बारे में। तो यहाँ पे चेमायुंगडुंग जो हिमनद है वहां से ये सांगपो नदी निकलती है, और यहाँ से दिहांग, दिवांग, लोहित ये नदियां इसमें आकर मिल जाती है, और यहाँ से इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और इधर से जो गंगा नदी है वो भी आकर इसमें मिलती है। तो जो गंगा नदी है वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जमुना नदी और पद्मा नदी जब आपस में मिलती हैं तो इसका जो नाम बनता है वो बनता है मेघना नदी। तो मेघना नदी किसका नाम है? जब जमुना नदी और पद्मा नदी आपस में मिलती है तो उसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी उसके बारे में। तो यहाँ पर इसकी ये जो सहायक नदी है जिसमें दिबांग, देहांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है, मानस, ये सारी की सारी जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं। तो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना कि जमुना नदी है उसको वो कौन सी नदी होती है, तो उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जब जमुना और पद्मा आपस में मिलती है तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। अब ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, ये हिमालयी जो अपवाह तंत्र है उससे बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि हिमालयी उपवाह तंत्र से जो नदियां निकलती हैं वो विसर्प आकार की ये आकृतियां होती हैं, इनको निर्माण करते हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र की जो नदियां होती हैं वो एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं, ये रास्ता नहीं बदलती हैं इस तरीके से। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र है वो बहुत पुराना है, और हिमालयी उपवाह तंत्र वो है वो नया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको पढ़ने वाले हैं। एक चीज और है कि जो प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र है वहां पर जो नदियां हमें देखने को मिलती हैं वो अल्पकालिक होते हैं, यानी कि ये 12 मासी नहीं होती हैं, जो पूरे वर्ष भर नहीं बहती हैं। लेकिन अगर हम हिमालयी उपवाह तंत्र की बात करते हैं वो नदियां होती हैं वो 12 मासी होती हैं। तो ये जो नदी जो ये अपवाह तंत्र है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र वो हिमालयी अपवाह तंत्र से काफी पुराना है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं इसके साक्ष्य किस तरीके से मिलते हैं, तो यहाँ से जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से नदियां निकलती हैं वो घाटियों का निर्माण करती हैं। तो जो घाटियां काफी ज्यादा चौड़ी हैं। लेकिन अगर हम हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो घाटियां हैं वो काफी ज्यादा संकीर्ण, छोटी हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र नया है और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो है पुराना। ठीक है, ये जो नदियां होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, सिर्फ नर्मदा और तापी को छोड़कर। ये जो नर्मदा और तापी नदियां हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। उत्तरी भाग की अगर हम बात करते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है उसके उत्तरी भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं जिसमें चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन, ये सभी किसका हिस्सा है? ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और ये जो हिमालयी उपवाह तंत्र होता है उसमें अपना जल जाकर विसर्जित कर देती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर इसमें महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन से नदी तंत्र शामिल होते हैं? इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये शामिल रहती हैं। ये एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं। जैसे जो हिमालयी उपवाह तंत्र वाली जो नदियां हैं वो विसर्प बनाती हैं मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन ये वाली जो नदियां ये एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं, इनका एक रास्ता फिक्स होता है। ठीक है, ये जो नदियां हैं ये 12 मासी नहीं होती हैं, यानी कि पूरे वर्ष भर नहीं बहती हैं, ये अल्पकालिक होती हैं। और जब इन नदियों में वर्षा होती है ये वर्षा के जल पर निर्भर करती है, और जब वर्षा होती है तभी अपनी नदियों में जो जल होता है उसको प्रवाहित करती हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में बात करते हैं, इसकी जो मुख्य सहायक नदियां उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और लूनी ये जो नदियां ये शामिल रहती हैं। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं ये हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ से ये निकलकर पश्चिम की तरफ बहती हुई अपना जो जल है वो जो अरब सागर है, अरेबियन सी है उसमें जाकर विसर्जित कर देती हैं। नर्मदा, तापी ये सारी की सारी नदियां, बाकी जितनी भी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की वो पश्चिम की तरफ अपना जल प्रवाहित करती हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी की सारी शामिल होती हैं।
फिर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले महानदी के बारे में, तो महानदी जो है सियावा पहाड़ियां हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर जिले के पास में, तो वहां से ये निकलती हैं। ये जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, वो है 1.42 लाख किलोमीटर, यानी कि 1,82,000 किलोमीटर क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। फिर अगर हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में, तो इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है उसकी सबसे बड़ी नदी तंत्र ये मानी जाती है, यानी कि प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी मानी जाती है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिला है, वहां पर जो कुछ पहाड़ियां हैं जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, वहां से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। ये 1,465 किलोमीटर लंबी नदी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां होती हैं इसमें पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरी और प्राणहिता शामिल हैं। फिर हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में, तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये सह्याद्री में महाबलेश्वर पहाड़ी है उनके पास से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1,401 किलोमीटर, जिसमें कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो शामिल होती हैं। फिर बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, वहां से ये निकलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 800 किलोमीटर और ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, यानी कि इतने क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये नदी लगभग पूरे वर्ष बहती है, इसीलिए इसको बारहमासी नदी बोला जाता है और ये दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कहलाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां इसमें काबिनी, भवानी और अमरावती शामिल हैं। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, तो ये अमरकंटक पठार से निकलती है और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में जो विंध्यांचल श्रेणियां हैं उनके बीच में ये भ्रंश घाटी से बहती है। और नर्मदा और जो तापी नदी है वो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं। 1,312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद ये भड़ोच के दक्षिण में जाकर अरब सागर में मिल जाती है, यानी कि अरब सागर में है जो अपना जल है वो उसको विसर्जित कर देती है और 27 किलोमीटर जो लंबा ज्वार नदमुख होता है उसको बनाने का काम करती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सरदार सरोवर जो डैम है, परियोजना है, वो इसी नदी पर निर्मित है। फिर बात करते हैं तापी नदी के बारे में, तो जो तापी नदी है वो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से मुल्ताई पहाड़ियाँ उसके आसपास से ये निकलती है और ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है। अगर इसके प्रवाहित क्षेत्र की बात करते हैं वो है 65,145 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतने क्षेत्र को ये अपवाहित करती है, प्रवाहित करती है। फिर हम बात करते हैं हमारी जो लास्ट नदी है वो है लूनी नदी, और तो ये अरावली की जो पहाड़ी है उसके पश्चिम से ये निकलती है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये पुष्कर के निकट जो दो धाराएं होती हैं जिसमें सरस्वती और सागरमती है उसके रूप में ये प्रवाहित होती है और ये गोविंदगढ़ राजस्थान में एक जगह पड़ती है, उसके आसपास ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपस में मिल जाती हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई, यानी कि इस साइड आती हुई इस तरीके से ये कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है और इसी को भूमि आबद्ध नदी भी माना जाता है। भूमि आबद्ध। ठीक है, भूमि आबद्ध नदी का मतलब क्या होता है कि ये जो नदी है वो जो अरब सागर होता है, कोई महासागर होता है, उसमें जाकर ना मिलकर जो स्थल होता है उसी में समाहित हो जाती है। तो ये जो नदी है वो पहाड़ियों से निकलकर और जो कच्छ का रण है, यानी कि जो गुजरात में एक जगह पड़ती है कच्छ, तो वहीं पर जो स्थल होता है उसमें अपना जल विसर्जित कर देती है, वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। तो ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित नहीं करती है, इसीलिए इसको भूमि आबद्ध नदी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नदी जल होता है उसके उपयोग से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो समस्या होती है वो है कि जो जल होता है नदियों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ये जल रहता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हिमालय उपवाह तंत्र की जो नदियां होती हैं वो वर्ष भर बहती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं सिर्फ कावेरी नदी को छोड़कर बाकी जो नदियां हैं वो अल्पकालिक नदियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो वर्षा ऋतु होती है उसी के टाइम पर बहती है, जब मानसून से उनको जल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इसमें हमें नदी में जल प्रदूषण देखने को मिलता है क्योंकि कई तरीके की जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फैक्ट्रियां होती हैं अपना जो गंदा जल होता है जिसमें कई सारे रासायनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं वो जल में छोड़ देती है, नदी में छोड़ देती हैं। तो वहां से हमें जल प्रदूषण देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो जीव जंतु होते हैं वो उसके अंदर खत्म हो जाते हैं, तो जो जल होता है वो अशुद्ध हो जाता है और नदी जल में हमें गाद की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो सेडिमेंट होता है, अवसाद होते हैं वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि नदियों में अगर हम बात करते हैं गाद को खत्म किया जा सकता है, नदियों को जो गहरा होता है उस वो प्रक्रिया होती है उसको करके नदी में जो गाद होता है उसको खत्म किया जा सकता है और गाद अगर खत्म हो जाएगा तो नदी
का जो जल का स्तर है वो बढ़ेगा नहीं और बाढ़ की समस्या खत्म हो सकती है। फिर जो जल होता है उसका असमान प्रवाह हमें देखने को मिलता है कि नदी जो होती है किसी क्षेत्र में तो उसके उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी रहेगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा जल रहेगा, ठीक है, बहुत तेज प्रवाह रहेगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर उसका प्रवाह क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। फिर राज्यों के बीच में जो नदी का विवाद होता है वो हमें देखने को मिलता है। अगर कावेरी नदी के विवाद की हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें ये विवाद रहता है, ठीक है। अगर हम इधर नर्मदा नदी के आसपास आते हैं तो ये राजस्थान और जो मध्य प्रदेश और गुजरात है उसमें ये जो समस्या होती है जल विवाद की राज्यों के बीच में वो हमें देखने को मिलती है। मध्य धाराओं की ओर वस्तुओं के विस्तार के कारण जो नदी वाहिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, यानी कि जो नदियां होती हैं वो कुछ टाइम के लिए उस अपने रास्ते से नहीं आती हैं। तो वहां पर क्या होता है, मानव जो होते हैं अपनी बस्तियों का वो कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे बस जाते हैं। तो यहाँ से जो नदी की जो वाहिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये सारी की सारी जो बाढ़ जैसी समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो जल होता है वो अपना रास्ता कभी भी परिवर्तित नहीं करता है। जल के रास्ते में मनुष्य जो है अपना घर बना लेते हैं, अपनी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं, तो वहां पे कुछ टाइम के बाद जो जल होता है वो आता है और सारा का सारा वहां पे तहस नहस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बाढ़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका जो मेन चैप्टर है वो अब यहाँ से खत्म होता है। यहीं से आपकी जो बुक टू है वो जिसमें फर्स्ट टर्म का जो चैप्टर है वो सारे के सारे खत्म होते हैं। इसमें आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं, तो इस ये जो वीडियो है इससे आपका जो थर्ड चैप्टर वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो खत्म हो रहा है इस बुक के साथ में, इस चैप्टर के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट बुक के वो हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उससे, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एकलव्य है, ठीक है, ईएसपी 11 क्लास के नाम से जाकर, ठीक है, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।